आज हम सप्लाई का वीडियो नंबर 3 लेकर चलते हैं। वीडियो नंबर 1 में मैंने सप्लाई का मीनिंग बताया था बेटा, सप्लाई टेबल और सप्लाई कर्व के बारे में नॉलेज करवाया था। वीडियो नंबर 2 में मैंने सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे, उनके बारे में मैंने आपको समझाया। आज वीडियो नंबर 3 लेकर चलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आइएगा बेटा, तो आज हम लेके चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई हमें ये कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। इट मीन्स जब किसी गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है, अगर किसी गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है तो सप्लाई भी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। यानी सेलर उस सप्लाई को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, राइज कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन किसी गुड्स की प्राइस अगर डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है, फॉल हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो सेलर प्रोड्यूसर भी अपनी सप्लाई को क्या कर देता है बेटा? डिक्रीज कर देता, कम कर देता, घटा देता, फॉल कर देता। यानी प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है बेटा? पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। तो ये लो हमें क्या कहता है? इट शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, ये कौन सा रिलेशन शो करता है बेटा? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट रादर देन प्राइस। यानी बेटा लॉ ऑफ सप्लाई में वेरिएबल फैक्टर ओनली फॉर कौन है बेटा? प्राइस। किसी गुड्स की प्राइस में चेंज होने पर अगर सप्लाई में चेंज हो रहा है, यानी प्राइस इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, और अदर फैक्टर जितने भी हैं सप्लाई को इफेक्ट करने वाले, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इनपुट की प्राइस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये भी सप्लाई को इफेक्ट करती है। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में ओनली फॉर वेरिएबल फैक्टर, इफेक्ट फैक्टर कौन सा? ओनली फॉर प्राइस है। अदर फैक्टर सारे क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट रहते हैं। तो मैंने लिखा बेटा द लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट, क्या कहता है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, इन दो डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव मतलब अगर किसी गुड्स की प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है तो सेलर प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई को भी क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। और किसी गुड्स की प्राइस अगर डिक्रीज हो जाती है तो सेलर उसकी सप्लाई को भी क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। यानी इट शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो डेफिनेशन क्या लिख के आएगी बेटा? डेफिनेशन हमारे सामने आएगी तो द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी के बीच कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। व्हेन अदर थिंग बीइंग इक्वल, जो सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी फैक्टर हैं, वो सब क्या रहेंगे? इक्वल, कांस्टेंट रहेंगे रादर देन प्राइस, प्राइस को छोड़कर। तो सिंबॉलिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यानी सप्लाई ऑफ एक्स, यानी किसी गुड्स की सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ ओनली फॉर प्राइस। वेरिएबल फैक्टर कौन है? प्राइस ऑफ ऑन गुड्स। उसी प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज हो रहा है और अदर फैक्टर क्या बेटा? कांस्टेंट है। तो किसी गुड्स की सप्लाई डिपेंड करती है किस पर? प्राइस पर। और इनमें कौन सा रिलेशन होता है बेटा? जो मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा बेटा तो सप्लाई भी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। यही आपका लॉ ऑफ क्या बेटा? सप्लाई। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी व्हेन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग जो क्या क्या कांस्टेंट रहेगी उसको हम एजम्पशंस के रूप में यहाँ पर लेंगे। और इसका सिंबल क्या है? सप्लाई ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। सप्लाई किस पर डिपेंड करती है? प्राइस पर। अदर फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट। प्राइस अगर राइज होगी तो सप्लाई भी क्या होगी? राइज। और प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो सप्लाई भी क्या होगी? डिक्रीज। इसको हम टेबल और डायग्राम से देखते हैं। टेबुलर एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। मैंने कहा किसी गुड्स की प्राइस 2 रुपीज़ थी, उस समय सेलर 10 गुड्स की सप्लाई करता था। प्राइस जैसे जैसे राइज हो रही है तो सप्लाई भी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है। इसको मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, मैं 2 एक्सिस लेता हूं, एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस लेता हूं बेटा। एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी सप्लाई ली बेटा, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया बेटा? प्राइस। प्राइस क्या क्या? 2 रुपीज़, 4 रुपीज़, 6 रुपीज़, 8 रुपीज़, 10 रुपीज़। सप्लाई कौन कौन बेटा? 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। सपोज करो मैंने 6 रुपीज़ प्राइस ली तो उस समय सप्लाई कौन कितनी थी बेटा? 30 थी। इसको ए पॉइंट से मैंने क्या कर दिया? सिंबल कर दिया। यानी पॉइंट ए पर प्राइस कितनी? ओपी है,
और सप्लाई कितनी बेटा OQ है। अब प्राइस इंक्रीज होकर अगर 10 रुपीज़ हो जाती है तो सप्लाई भी इंक्रीज होकर, प्राइस 10 रुपीज़, सप्लाई भी इंक्रीज होकर कितनी 50, जिसको मैंने बी पॉइंट से लिया, यानी प्राइस OP1, प्राइस इंक्रीज होकर OP1 हुई तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो गई, OQ1 हो गई। अगर प्राइस को मैं डिक्रीज करके आपके सामने 4 रुपीज़ कर देता हूँ, जिसको P0 से मैंने सिंबल किया, तो क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होकर कितनी रह गई बेटा, 20 रह गई, जिसको C पॉइंट से मैंने सिंबल किया बेटा। तो C पॉइंट पर देखिए प्राइस OP डिक्रीज हुई तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होगी, OQ0। तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि ये लो हमें क्या कहता है, ये लो कहता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज, और प्राइस डिक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होती है, डिक्रीज। इसलिए सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो अपवर्ड होता है, पॉजिटिव स्लोप वाला होता है बेटा, अपवर्ड होता है बेटा, याद रहेगा बेटा, अपवर्ड लेफ्ट टू राइट। इस तरह से हमने इसमें आपको लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या होता है बेटा, टेबल एंड डायग्राम क्या होता है, इसको हमने स्टडी की। अब हम स्टडी करते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई में अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, यानी क्या क्या कांस्टेंट रहेंगे, यानी इसकी एजम्पशंस क्या क्या होती है, इसके बारे में नॉलेज लेकर चलते हैं बेटा। लॉ ऑफ सप्लाई की एजम्पशंस क्या क्या है, मैंने अभी बताया था। लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहता है, इट शो द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई एंड अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट का मतलब हम क्या क्या एजम्पशंस लें कि ये लो ऑपरेट हो कि प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई भी क्या हो, इंक्रीज। तो बेटा वो एजम्पशंस कौन कौन सी, यानी मैंने अपने लॉ में अभी बताया था डेफिनेशन में कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, यानी वेरिएबल फैक्टर ओनली फॉर कौन है, प्राइस, और अदर फैक्टर को क्या करेंगे, कांस्टेंट। तो क्या क्या एजम्पशंस लेनी पड़ेगी अपने को, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, रिलेटिव गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी, चाहे वो टैक्स पॉलिसी हो बेटा, चाहे वो सब्सिडी पॉलिसी हो, वो फिक्स रहनी चाहिए। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इनपुट की प्राइस जितनी भी हैं, जो इनपुट्स जितने भी हैं, लैंड लेबर, उनकी प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए। नंबर ऑफ फर्म जो है वो हमेशा फिक्स रहने चाहिए। और अदर फैक्टर, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो बेटा, चाहे मार्केट स्ट्रक्चर हो, ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ओनली फॉर चेंज किस में होगा बेटा, प्राइस में चेंज होगा, और अदर फैक्टर सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो क्या क्या एजम्पशंस लेनी पड़ेगी लॉ ऑफ सप्लाई में हमें, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स डज नॉट चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसी आर फिक्स, देयर इज नो चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसी तरह से देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी इनपुट की प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। द नंबर ऑफ फर्म्स फिक्स रहेगी, एंड अदर रिलेटेड फैक्टर जितने भी, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन हो बेटा, बैंकिंग सिस्टम हो बेटा, वो सब क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेगी तब जाके हम कहते हैं कि अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ओनली फॉर वेरिएबल फैक्टर कौन है बेटा, प्राइस में इंक्रीजिंग, सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज। तो हमने फर्स्ट पॉइंट लॉ ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी, सेकंड डायग्राम और टेबल से रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, उसके बाद इस लॉ में हमने क्या क्या एजम्पशंस ली वो स्टडी की बेटा। अब हम स्टडी करते हैं एक्सप्रेशंस ऑफ लॉ, यानी इस लॉ का एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई डज द लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई भी इंक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होने पर सप्लाई भी क्या होती है, डिक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेकर चलते हैं लेवल ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी गुड्स की प्राइस अगर राइज होती है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट, क्योंकि इनपुट की कॉस्ट में यानी प्रोडक्शन कॉस्ट में तो कोई चेंज होता ही नहीं, तो प्राइस राइज होते ही उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर सप्लायर अपनी क्वांटिटी या प्रोडक्शन को भी और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसको वाइस वर्सा ले, अगर प्राइस डिक्रीज हुई तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज, और प्रॉफिट डिक्रीज होने से वो अपनी सप्लाई को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लेते हैं बेटा, लेवल ऑफ प्रॉफिट। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब किसी कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज होती है, राइज होती है, बढ़ती है, तो राइज इन प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, प्रोड्यूसर जो है मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा। ऐसी कंडीशन इंक्रीज देयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, है ना, उसका अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीज होते ही सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा। तो देखो बेटा, प्राइस अगर इंक्रीज हुई तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज। बेटा अदर फैक्टर कांस्टेंट, मैंने मेन चीज क्या ली, इंक्रीज इन प्राइस। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया लेवल ऑफ प्रॉफिट, बहुत सीधा सिंपल सा है बेटा, प्राइस इंक्रीज,
प्रॉफिट इंक्रीज तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाई को भी क्या करेगा, इंक्रीज, मोर प्रोडक्शन करेगा तो सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज। एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस डिक्रीज हुई तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा, और प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज, और सप्लाई भी क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट लेकर चलते हैं, हम लेकर चलते हैं बेटा एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म की एंट्री और एग्जिट। अगर किसी गुड्स की प्राइस अगर राइज होती है तो अभी मैंने बताया था प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज, और प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर मार्केट में न्यू फर्म में क्या करेगी, एंट्री मारेगी। जब मार्केट में न्यू फर्म एंट्री मारेगी बेटा तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, उल्टा कर सकते हैं, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो फर्मों को क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस होगा तो फर्में मार्केट से क्या करेगी, एग्जिट होगी, निकलेगी। अब आपको भी सर आपने तो कहा था कि नंबर ऑफ फर्म क्या हो रही, फिक्स, तो नंबर ऑफ फर्म फिक्स तो है ही, मैंने तो यही कहा, क्यों, क्योंकि इसका मेन रीजन क्या, मैंने राइज इन प्राइस, मैंने हर बार राइज इन प्राइस, यानी अगर किसी गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसका हायर प्रॉफिट होगा, और हायर प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर न्यू फर्म मार्केट में क्या करेगी, एंट्री मारेगी। देन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ कमोडिटी, यानी सप्लाई, कमोडिटी की सप्लाई जो है वो क्या होगी, इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा। तो सेकंड पॉइंट क्या बेटा, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, यानी राइज इन द प्राइसेस, इसका हायर प्रॉफिट होगा, हायर प्रॉफिट हो से अट्रैक्ट द न्यू फर्म एंटर द मार्केट, मार्केट में नई फर्म में क्या करेगी, एंट्री करेगी। देन इंक्रीज सप्लाई ऑफ कमोडिटी, यानी सप्लाई ऑफ कमोडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा, जब किसी, यहाँ मैंने समझाया कि प्राइस इंक्रीज होती है तो एंट्री ऑफ फर्म इन मार्केट में एंट्री करेगी, सप्लाई इंक्रीज, वाइस वर्सा, यानी प्राइस अगर डिक्रीज हुई तो फर्में जो मार्केट से वो क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, क्योंकि लॉस होगा, लॉस होने से एग्जिट होगी, और एग्जिट होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट था लेवल ऑफ प्रॉफिट, सेकंड पॉइंट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, थर्ड है चेंज इन स्टॉक। अगर प्राइस, किसी गुड्स की प्राइस राइज होती है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी क्या होता है, इंक्रीज, तो वो अपने स्टॉक को क्या करेगा, जितना भी उसके पास अवेलेबल स्टॉक है उस स्टॉक को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीशन उसको सेल करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है, यानी एक सेलर के पास, एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल जितनी भी क्वांटिटी है वो सब क्या है, स्टॉक है। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, एक किसान है, उसके पास में 500 बैग्स जो है वो राइस के हैं या वीट के हैं, 500 बोरी गेहूं की है, ये उसके पास अवेलेबल क्वांटिटी यानी स्टॉक है। लेकिन मैंने कहा कि वीट की प्राइस 20 रुपीज़ के जी है, तो वो जो फार्मर है वो कहता है कि ठीक है 200 बैग्स को मार्केट में क्या कर दो, सेल कर दो। तो रेडी फॉर सेल, यानी स्टॉक का वो पार्ट जो रेडी फॉर सेल, यानी सेल करने को रेडी होगा इन द मार्केट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सप्लाई। तो स्टॉक का मतलब है कुल अवेलेबल क्वांटिटी, अगर प्रोड्यूसर के पास जितनी भी क्वांटिटी अवेलेबल है वो सब क्या है बेटा, उसका स्टॉक है, और स्टॉक का वह पार्ट जो पर्टिकुलर प्राइस पर सेल करने को क्या होता है, रेडी, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सप्लाई। तो आपको पता हो कि प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट अगर इंक्रीज हुआ तो वो अपने स्टॉक को क्या करेगा, कम करेगा, और मार्केट में गुड्स को ज़्यादा सेल करने का क्या करेगा, प्रयास। तो मैंने कहा राइज इन द प्राइस अगर राइज हुई तो प्रोड्यूसर ब्रिंग आउट देयर स्टॉक, अपने स्टॉक को क्या करेगा, ब्रिंग आउट करेगा फॉर सेल करने के लिए मार्केट में निकाल देगा, और ऐसी कंडीशन में सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। लेकिन अगर प्राइस अगर डिक्रीज हुई तो प्रोड्यूसर जो है अपने स्टॉक को और क्या कर देगा, इंक्रीज, कि यार अभी नहीं सेल करूंगा, बाद में सेल करूंगा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी इन तीनों पॉइंट्स में मैंने राइज इन प्राइस लिया, यानी प्राइस में चेंज होने पर प्रॉफिट लेवल चेंज होगा, सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस में चेंज होने पर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो न्यू फर्म एंट्री करेगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस में चेंज होने से स्टॉक क्या होगा, डिक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा। इस तरह से मैंने आपको एक ही बात बताई कि लॉ ऑफ सप्लाई में वेरिएबल फैक्टर ओनली फॉर कौन बड़ा, प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में भी क्या हो रहा है, चेंज। प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज, और प्राइस इनका अगर वाइस वर्सा कर दे, उल्टा कर दे, तो प्राइस डिक्रीज होने पर सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब हम स्टडी करेंगे बेटा कुछ ऐसी कंडीशंस भी है जहां लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई डिक्रीज हो सकती है, और प्राइस डिक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज भी हो सकती है, या प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने पर सप्लाई में कोई चेंज भी नहीं होता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर चलते हैं जिसको हम लॉ ऑफ सप्लाई जहां पर ऑपरेट नहीं होता है।
सप्लाई का लास्ट एंड फाइनल पॉइंट लिख के चलते हैं बेटा, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, यानी ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ लॉ ऑफ सप्लाई अपना का ऑपरेट नहीं होता है। यानी देर आर सर्टेन केस, कुछ केस ऐसे होते हैं व्हेन लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट ऑपरेट, जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होता है। ये वो कंडीशन होती है जहाँ पर प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई डिक्रीज हो सकती है, या प्राइस डिक्रीज होने पर सप्लाई इंक्रीज, यानी इन्वर्स रिलेशन भी हो सकता है, या प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता है। क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई तो हमें ये कहता है कि प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज। तो कुछ केस ऐसे कौन कौन से बेटा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कुछ जगह यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी आते हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, इनकी प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज होने पर इनकी सप्लाई में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, वीट मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गई और सप्लाई कम है और प्राइस हाई लेवल चला गया, तो इतना जल्दी हम वीट के प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौन सा रिसोर्सेज है बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में लॉ ऑफ सप्लाई कभी ऑपरेट नहीं होता है, चाहे कितनी प्राइस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज, सप्लाई में कोई चेंज नहीं होगा, नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सेकंड बात करें बेटा पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स वो होती है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाती है, खराब हो जाती है, जैसे जस्ट लाइक फूड हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, मिल्क हो सकता है। तो इन गुड्स में भी प्राइस डिक्रीज होने पर कि सप्लाई को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दे, प्राइस इंक्रीज होने पर सप्लाई को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, नहीं बेटा, क्योंकि एक सेलर को पता है कि ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो पेरिशेबल गुड्स में भी लॉ ऑफ सप्लाई कभी ऑपरेट नहीं होता है। इसी तरह से सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक, कोई भी सेलर अगर अपने ओल्ड स्टॉक को निकालना चाहता है तो वो अपनी प्राइस को क्या करता है, डिक्रीज करता है, और सप्लाई जितनी भी है यानी उसको पता है कि ये सारा ओल्ड स्टॉक मेरा मार्केट में क्या करेगा, निकल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक अगर है तो प्राइस डिक्रीज करेगा, तो ओल्ड स्टॉक ज़्यादा क्या मार्केट में क्या करेगा, सप्लाई करे, जितना है उतना निकाल देगा। तो इसी कंडीशन में भी लॉ ऑफ सप्लाई कभी ऑपरेट नहीं होता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई कहाँ कहाँ ऑपरेट नहीं हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, जिसको नेचुरल प्रोडक्ट कह सकते हैं, पेरिशेबल गुड्स में, सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक में, ऑक्शन गुड्स। अगर किसी गुड्स का ऑक्शन हो रहा है बेटा, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो हाउस हो, कुछ भी हो, अगर उसका ऑक्शन हो रहा है, उसकी प्राइस ऑक्शन में रेटें बढ़ती जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि ऑक्शन में उसकी रेट बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, नहीं बेटा। ऑक्शन गुड्स, जिस गुड्स का ऑक्शन हो रहा है उसकी प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, उसकी सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट कौन सा बेटा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बेटा, जहाँ लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होता, जिसको नेचुरल रिसोर्सेज बोल सकते हैं। पेरिशेबल प्रोडक्ट में नहीं होगा बेटा, सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक में नहीं होगा, ऑक्शन गुड में नहीं होगा। शॉर्ट रन पीरियड, बेटा ध्यान दो कि अगर पीरियड वेरी शॉर्ट रन है, अभी का भी चाहिए, तो एक सप्लायर उसके सप्लाई को चेंज नहीं कर सकता। यानी शॉर्ट रन पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है कि प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को चेंज करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, तो कभी नहीं कर सकता। तो वेरी शॉर्ट रन पीरियड में या शॉर्ट रन पीरियड में भी किसी प्रोडक्ट की सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो प्राइस इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो। और इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो अच्छा क्वेश्चन है, लेबर सप्लाई कर्व, लेबर सप्लाई इन अंडर डेवलप कंट्री जितने भी हैं उसमें लेबर सप्लाई कर्व जो है वो बैकवर्ड बेंडिंग होता है बेटा। बैकवर्ड बेंडिंग यानी पहले तो हो सकता है कि वेजेस सप्लाई और वेजेस बढ़ गई, W2 हो गई, सप्लाई भी इंक्रीज होकर क्या S2 हो गई। लेकिन एक कंडीशन के बाद सप्लाई के जो सब लेबर है उसकी हाई वेजेस हो जाती है, तो वो क्या कहता है कि अब वो रेस्ट करना चाहता है, वो क्या कितना काम करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में हाई लेवल की जब वेजेस आ जाती है तो उसके बाद वो अपनी सप्लाई को क्या कर देता है बेटा, डिक्रीज कर देता है। इसलिए बेटा ध्यान दो कि एक लेबर सप्लाई कर्व इस बैकवर्ड बेंडिंग, यानी बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होता है कि हायर लेवल ऑफ वेजेस, जब हायर लेवल ऑफ वेजेस आ जाती है तो लेबर प्रेफर कंफर्ट, वो अपने आप को कंफर्ट करना चाहता है, आराम देना चाहता है, रादर देन वर्किंग मोर, वो ज़्यादा काम करे। मैंने कहा ना, अगर एक छोटा सा लेबर है, रोज़ को 100 रुपये 200 रुपये मिल रहे हैं तो वो दिन रात काम करेगा। लेकिन जब उसकी वेजेस बहुत ज़्यादा हो गई, दिन के 2-3 हज़ार रुपये कमाने लग गया, वो कहता है कितना काम करेंगे, अब आराम करेंगे। तो मैंने कहा ना कि वर्किंग को क्या करेगा बेटा, रादर, यानी वो कंफर्ट को क्या करेगा, चूज करेगा, रादर देन क्या, वर्किंग मोर को। तो ऐसी कंडीशन में अपना सप्लाई कर्व जो है वो क्या हो जाता है बेटा, बैकवर्ड बेंडिंग हो जाता है। तो मैंने लिखा बेटा कि लेबर सप्लाई इन अंडर डेवलप कंट्रीज, लेबर सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग में होता है। हायर लेवल ऑफ वेजेस, जब उसे हायर लेवल ऑफ वेजेस मिलने लग जाती है तो लेबर प्रेफर करता है किसको बेटा, कंफर्ट रादर देन द वर्किंग मोर देन द लेबर। सो सप्लाई कर्व जो है वो क्या हो जाता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक लॉ ऑफ सप्लाई
एंड होता है। इसमें हमने क्या क्या स्टडी करी बेटा? सबसे पहले मैंने डेफिनेशन आपको समझाया कि लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन की बात की। फिर इसका एक सिंबल बताया कि प्राइस ऑफ सप्लाई ऑफ एक्स इज ए फंक्शन ऑफ ओनली फॉर प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस वेरिएबल है, सप्लाई, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन। प्राइस इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज, सप्लाई भी डिक्रीज। थर्ड पॉइंट मैंने आपको लिया बेटा, टेबल और डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन कराया बेटा। टेबल बनाई और डायग्राम बनाया और सप्लाई कर्व जो है उसका स्लोप अपवर्ड स्लोप होता है, याद रखेगा पॉजिटिव स्लोप वाला होता है। उसके बाद मैंने आपको इस लॉ की क्या क्या एग्जम्पशंस होती है, यानी ओनली फॉर वेरिएबल फैक्टर कौन है बेटा? प्राइस। अदर फैक्टर जितने भी रहेंगे वो क्या सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। फिर लॉ ऑफ सप्लाई क्यों ऑपरेट होता है उसके रीजन मैंने बताया था कि लेवल ऑफ प्रॉफिट, एंट्री और एग्जिट और फर्म के बारे, एंट्री और एग्जिट के बारे में, फर्म के बारे में बात की है ना, स्टॉक के बारे में बात की। उसके बाद ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट नहीं होता है, तो मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर या नेचुरल रिसोर्सेज, पेरिसेबल प्रोडक्ट में, सेल ऑफ ओल्ड स्टॉक में, ऑक्शन गुड्स में, शॉर्ट टर्म पीरियड में, एंड लेबर सप्लाई कर्व अंडर डेवलप्ड कंट्री जितना भी है। इसी तरह से एंटी गुड्स भी हो सकती है बेटा, याद रहेगा बेटा। तो इस तरह से ये टॉपिक आज का हमारा क्या होता है? एंड होता है। अगले टॉपिक में हम लेकर चलेंगे कि चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में किस तरह से चेंज होता है बेटा।